नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अपराधियों को सजा दिलाने में योगी सरकार सबसे आगे, बाकी राज्यों की तुलना में दोगुनी संख्या में सजा। महिला अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में यूपी अव्वल रहा है। महिला अपराधों में 59.1% दोषियों को सजा मिली है, तो वहीं यूपी में 7,713 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। सजा के मामले में दूसरे पर राजस्थान है और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। तो देखिए किस तरीके से यूपी के नाम ये एक और बड़ी उपलब्धि, जहां कानून व्यवस्था स्थापित करने का जो दावा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, कहीं ना कहीं इसके ओर आगे बढ़ती हुई सरकार नजर आ रही है, जहां महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपनाई जा रही है। अपराधियों को सजा दिलाने में योगी सरकार सबसे आगे है। बाकी राज्यों की अगर तुलना की जाए, जो सजा दी गई है वो संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। महिला अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में यूपी अव्वल है। महिलाओं अपराधों में 59.1% दोषियों को सजा दी गई है, तो वहीं यूपी में 7,713 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, देखिए उत्तर प्रदेश के नाम ये एक और बड़ी उपलब्धि, जहां लगातार योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो कहीं ना कहीं महिला अपराधों में भी देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा सजा मिली है उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जो ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, उसमें आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम अपराध हैं, अपराधों की जो संख्या है उसमें तेजी से गिरावट आई है। उसमें महिला अपराध भी जुड़े हुए थे और उसके पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं यही सामने निकल के आ रही है। तुलना अगर करें, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो जो अलग अलग राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। इसके अलावा महिलाओं को जो सजा देने का अगर आंकड़ा दिलवाने का आंकड़ा देखा जाए तो उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान उत्तर प्रदेश से बाद में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से जो न्यायालयों में जो महिला से जुड़े अपराधों में राज्य सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता होते हैं, उनकी जो पैरवी है वो बहुत तेजी और स्ट्रांग तरीके से करवाई गई है सरकार ने। और उसकी वजह से लगभग ये आंकड़ा जो हम 7,713 मामले देख रहे हैं जिसमें अपराधियों को सजा दी गई है, वो कहीं ना कहीं जो पैरवी जबरदस्त हुई है सरकार की तरफ से, इसकी वजह से अपराधों में सजा हुई। तो इसका एक सीधा साधा मकसद यही है कि जब महिला से जुड़े अपराधों में अपराधियों को ऐसा लगेगा कि उन्हें सजा हो रही है तो इस तरह से अपराध कम होंगे, आंकड़ा भी कम होगा और जो इस तरह के अपराध करने वाले लोग हैं उनके अंदर भी भय का माहौल बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी जो सरकार ने बनाई थी उसमें सफल हो रही है और जिसका परिणाम है कि सबसे ऊपर यानी अन्य राज्यों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का नाम आया है। और कहीं ना कहीं ये जो रणनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी वो प्रभावशाली रूप से निकल के आ रही है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए मनीष जी, लगातार खौफ भी कहीं ना कहीं अपराधियों में देखने को मिल रहा है और वो सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। और लखनऊ से अगली खबर, जहां योगी सरकार के मिशन रोजगार में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश में खुलेगी कौशल विकास यूनिवर्सिटी, जहां प्रदेश के हर परिवार से एक को नौकरी देने का वादा है। 10 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। तो वहीं पहली कौशल विकास यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर कार्य शुरू हो गया है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तलाशी जा रही है जमीन, जहां हर जिले में की गई कौशल विकास केंद्रों की स्थापना। तो देखिए लगातार रोजगार के लिए भी बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। 10 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य इस दौरान निर्धारित किया गया है। पहली कौशल विकास यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर अब कार्य शुरू है, जहां पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जमीन जो है बाकायदा तलाशी जा रही है, ताकि यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा सके और इससे बड़ा लाभ लोगों को दिया जा सके। और चलिए हमारे साथ लगातार हमारे रेजिडेंट एडिटर बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष जी, देखिए किस तरीके से रोजगार को लेकर, क्योंकि ये जो एक मुद्दा है वो लगातार उठता रहा है और बेहद ही अहम मुद्दा है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको उठाता है और इसी कदम में प्राथमिकता में सरकार इसको रख रही है। निश्चित रूप से देखिए, कौशल विकास योजना के तहत पहले ही तमाम प्रशिक्षण केंद्र हर जनपदों में खोले गए हैं और ये प्रशिक्षण केंद्र काफी समय से चलाए जा रहे हैं, जिसका मकसद जो है जो तमाम युवा हैं उनको रोजगार के साथ जोड़ना है।
लेकिन अब एक बड़ा कदम और उठाने जा रही है सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कौशल विशाल के लिए अभी तक केंद्र खोले जा रहे थे, अब वो विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी में है और उसके लिए जमीन तलाशी जा रही है। लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, करीब 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब उसकी कार्यवाही भी शुरू हो गई है। और एक बड़ा अपडेट ये है कि अब बड़ी, चूंकि कौशल विकास केंद्र की जो क्षमता होती थी, वहां पर जो ट्रेनिंग्स की संख्या होती थी वो कम होती थी, कम लोग वहां पहुंचते थे। लेकिन जाहिर तौर पर अगर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी तो यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बड़ा सेटअप होगा, तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है और सरकार का भी ये कदम कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है कि इस तरह के केंद्र अगर खुलते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में युवा बड़े स्तर पर लाभान्वित होते नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष जी खास अपडेट के लिए। लापरवाह अफसरों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 73 अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। जनता की शिकायत न सुनने वालों को नोटिस भेजा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई तय है। 5 कमिश्नर, 10 जिला अधिकारियों को नोटिस है। 3 एडीजी, 5 आईजी, डीआईजी, 10 एसएसपी से भी जवाब तलब किया गया है। 10 पुलिस थानों, 10 तहसीलों से मांगा गया है स्पष्टीकरण। 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त को नोटिस दिया गया है। तो देखिए, लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं, क्योंकि लगातार ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको अधिकारी जो है उसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। और ऐसे अधिकारी जो जनता की नहीं सुनते हैं उनसे जवाब जो है तलब कर लिया गया है अब। और इसी कड़ी में 5 कमिश्नर, 10 जिला अध्यक्षों को नोटिस दिया गया है। 3 एडीजी, 5 आईजी, डीआईजी और 10 एसएसपी से भी जवाब तलब किया गया है। देखिए, लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं और इसी कड़ी में अब जवाब मांगा है। सरकार की तरफ से ये जवाब मांगा गया है। 5 कमिश्नर और 10 जिला अधिकारियों को नोटिस दे दिया गया है, जिसमें 3 एडीजी, 5 आईजी, डीआईजी, 10 एसएसपी से भी जवाब तलब किया गया है। 10 पुलिस थानों, 10 तहसीलों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और 5 नगर आयुक्त को भी नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि आखिर इस तरीके से लापरवाही क्यों हो रही है काम में, क्योंकि लगातार ये साफ निर्देश है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से अब जवाब तलब किया गया है, तमाम अधिकारियों तक नोटिस पहुंचा है और ये कहा जा रहा है कि इतनी लापरवाही से काम क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पर काम में लापरवाही बरती गई और सरकार ने इसको लेकर नोटिस जारी किया गया। इससे पहले भी देखा गया लापरवाहियां होती थी, लेकिन विभाग जो है उनसे सवाल करता था, उसका जवाब विभाग को देना था सरकार ने। लेकिन अब इस बार संदिग्धता दिखाई है और सीधे तौर पर अधिकारियों से सवाल जवाब किया, ना तो विभाग को इन्वॉल्व किया ना किसी अन्य को इन्वॉल्व किया। जो नोटिस जारी हुआ 73 अधिकारियों के खिलाफ जारी हुआ, जिसमें से 5 कमिश्नर हैं, 3 एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, 5 आईजी, डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, 10 जो जिलाधिकारी हैं, 10 जो 5 नगर आयुक्त हैं, 5 एलडीए-वीसी हैं, तमाम वो आला अधिकारी हैं जिनको नोटिस जारी करके सवाल पूछे गए हैं कि आखिर कि उनके यहाँ जो फरियादी आते हैं उनकी शिकायतों का निस्तारण क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पिछले 5 साल की बात करें, इस कार्यकाल की लगातार कहते रहे कि आईजीआरएस से आने वाली शिकायतों का निस्तारण तुरंत किया जाए, उसको लेकर के एक नोडल अफसर जिले पर तैनात किया जाए जो निगरानी करेगा कि आखिर आईजीआरएस पर शिकायतें आ रही उन पर क्या हुआ। साथ ही साथ जो सीएम पोर्टल पर शिकायतें उनका भी संज्ञान लेने के लिए कहा गया। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो आलाधिकारी हैं अभी भी पुराना रवैया अपना रहे हैं, मनमाने मुताबिक काम कर रहे हैं, जो शायद मुख्यमंत्री की कार्यशैली से बिल्कुल मैच नहीं करता। मुख्यमंत्री खुद काम करते हैं, साथ साथ अधिकारियों को भी कहते हैं, साथ ही अपने मंत्रियों को कहते हैं। देखा गया पिछले 5 सालों में आज जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था अधिकारियों और मंत्रियों से, अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए मंत्रिमंडल से या फिर अधिकारी अपना ट्रांसफर करा लें। निश्चित तौर पर क्योंकि वो लगातार दौरे करते हैं, जमीन पर जाकर के हकीकत जानने की कोशिश करते हैं और वहीं पर उसका निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। महीने में अगर 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 20 दिन लगभग मुख्यमंत्री दौरों पर रहते जिलों के और दौरों पर जाकर के छोटी छोटी चीजों का
जायजा लेते हैं, यहाँ तक खड़ंजे और नालियों तक का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि जो उनकी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि जो आला अधिकारी हैं जिले के, वो जिलों में जो है रोज जनता दरबार लगाए, 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक वो अपने कार्यालय में बैठे। यहाँ तक मुख्यमंत्री का निर्देश था कि कैंप कार्यालय में भी नहीं बैठ सकते आप लोग। लेकिन इन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं अधिकारी कभी मीटिंग का हवाला देते हैं, कभी दौरे का हवाला देकर, निरीक्षण का हवाला देकर के उपस्थित नहीं रहते। तो कहीं जो फरियादी जनता आती है उसकी जो सुनवाई नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा ये होता है कि लोगों को दूर दराज से मुख्यमंत्री आवास पहुंचना लगता है, जनता दरबार में जाना पड़ता है और जनता दरबार में पहुंच के अपनी फरियाद लगानी पड़ती। शायद अधिकारियों को इस चीज की जानकारी भनक तक नहीं होगी कि उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जो शिकायतें आ रही थी लगातार, IGRS पे शिकायतें आ रही हुई, चाहे CM पोर्टल पे आ रही हूँ या फिर जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, बाकायदा उनका चार्ट बनाया गया है। चार्ट में किस जिले से, किस तहसील से, किस थाने से कितनी शिकायतें आई, किस तरह की शिकायतें, इन सब का ब्यौरा रखा गया। और साथ ही साथ जो तमाम मंत्री प्रदेश के हैं वो खुद दौरे कर रहे हैं, मंडलों के दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं, दोनों डिप्टी CM दौरे कर रहे हैं। सबकी समीक्षा की जा रही है, सबकी जो रिपोर्ट आ रही है उनका मिलान किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो अधिकारी, जिन अधिकारियों पर देखा जा रहा है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे, उनको अब नोटिस जारी किया गया। और नोटिस बिल्कुल, देखिए अब अश्विनी ये देखना होगा कि आखिर इस नोटिस का असर उनके काम पर क्या पड़ता है। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते आगे, आज बलरामपुर दौरे पर CM योगी आदित्यनाथ 10:45 पर तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर पहुंचेंगे। तो वहीं मां पाटेश्वरी मंदिर में CM योगी आदित्यनाथ करेंगे पूजा अर्चना। मंदिर में CM नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो देखिए आज खास दौरा है CM योगी आदित्यनाथ का, जहां 10:45 पर देखिए तुलसीपुर पहुंचेंगे वो। उसके बाद मां पाटेश्वरी मंदिर में CM योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना भी करते नजर आएंगे। मंदिर में CM नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो देखिए खास तैयारियां की गई हैं CM योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को देखते हुए, क्योंकि आज खास बलरामपुर का दौरा है। इस दौरान प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जहां पूजा अर्चना भी करनी है CM योगी आदित्यनाथ को और उसके भी सारे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। मां पाटेश्वरी मंदिर पहुंचना है, वहां पर खास पूजा अर्चना करते नजर आएंगे CM योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ मंदिर में CM नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो देखिए नवरात्रि नजदीक है और इससे पहले CM योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच रहे हैं नवरात्रियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए। दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। गुरुवार को भूपेंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। आज दोपहर 12 बजे क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी, संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे। तो साथ ही साथ पश्चिम के बाद काशी क्षेत्र की बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो नए प्रदेश अध्यक्ष लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में देखिए वाराणसी सबसे पहले वो पहुंचे हैं, जहां 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन, जहां पश्चिम के बाद अब काशी क्षेत्र की बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। और लगातार क्योंकि 2024 अब उनके नेतृत्व में ही किया जाएगा और ऐसे में यूपी में 2024 की तैयारियां की जो बागडोर है वो अब भूपेंद्र चौधरी के हाथों है और इसी के लिए सबसे पहले वो वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे उत्तर प्रदेश का काम पार्टी का देने के बाद मैं आज बाबा भोले की नगरी में आया हूं। मेरी ओर से मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी ताकत से, उनके प्रयास से मुझे जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य का काम दिया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबके प्रति उनका आभार प्रकट करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं अपनी पार्टी की लीडरशिप को कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से, उनकी मेहनत से जो भी अपेक्षा पार्टी ने की है मुझसे, उसे पूरा करने का काम करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा और भारतीय जनता पार्टी की, मेरे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जो नीतियां हैं वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है
कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, इतना लोकप्रिय नेता है, तो हम सब मिलकर भाजपा को के विस्तार में अपना योगदान करेंगे और उत्तर प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और गाजीपुर से अगली खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। पिता, बेटे और मां की मौत से सोफीपुर गांव में कोहराम मचा हुआ है। खेत में काम कर रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। गाजीपुर के बुढ़खुड़ा थाना क्षेत्र के सोफीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां देखिए आसमान से गिरी बिजली ने 3 जिंदगियां ले ली हैं। खेत में काम कर रहे थे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। गाजीपुर के बुढ़कुड़ा थाना क्षेत्र के सोफीपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो देखिए, पिता, बेटे और मां की मौत से सोफीपुर गांव में कोहराम मचा हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। बुढ़कुड़ा थाना क्षेत्र के सोफीपुर गांव में आज शाम को आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें रमेश, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, जो कि धान के खेत से घास निकालने का काम कर रहे थे। उसी समय आकाशीय बिजली गिरी, जिससे तीनों लोगों को आकाशीय बिजली से घायल हुए थे, जिनको मौके पे जिला CSC पे लाया गया था, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया है। मौके पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी ये घटना हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है। किस तरीके का माहौल है, क्योंकि बेहद ही दुखद ये घटना सामने आई है? बिल्कुल बता दें, कल देर शाम तक बुढ़कुड़ा थाना क्षेत्र के शोकीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, जो कि देर शाम को आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के। और घटना की जानकारी मिलते ग्रामीण काफी भीड़ लग गई, जो लोगों में उत्साह मतलब रोने की हालत बहुत देखी रही। गांव बहुत गंभीरता से रही। पुलिस प्रशासन भी मौके पे पहुंची, जो कि प्रशासन ने तुरंत डॉक्टर की वहां पे CSC पे भेज दिया, जो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और AGM द्वारा उनके परिवार के 4 लाख रुपए की घोषणा की गई है, जो टोटल 12 लाख रुपए की मुआवजा मिलेगी। जो उनके परिवार के सदस्य हैं, छोटा एक लड़का था जो बाहर कमाता था, वो आज शाम को आएगा। AGM द्वारा उनको भी हो सकता है कुछ पैसे की और मुआवजा मिलने की कोशिश है। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम अपडेट के लिए। और प्रयागराज से अगली खबर, जहां महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने CBI से मांग में कहा है कि फर्द बरामदगी का रिकॉर्ड, तो वहीं मामले में CBI की तरफ से हाईकोर्ट में होगी बहस। आनंद गिरी ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी। CBI ने आनंद गिरी को बताया मौत का जिम्मेदार। तो देखिए, CBI की तरफ से आनंद गिरी को मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत या हत्या मामले में, क्योंकि लगातार देखिए अभी ये जो पूरा मामला है वो जांच के दायरे में है, और ऐसे में CBI की तरफ से जो अपनी रिपोर्ट दी गई है उसी को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी, जहां आनंद गिरी की जमानत याचिका पर यह सुनवाई है। तो बेहद ही अहम खबर प्रयागराज से, जहां महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आज आनंद गिरी, जो CBI की तरफ से दोषी करार दिए गए हैं, उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। और ऐसे में कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? आनंद गिरी की जमानत पर आज सुनवाई होगी, क्या कुछ दलीलें पेश की जा सकती हैं, क्योंकि CBI की तरफ से आनंद गिरी को दोषी करार दिया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी प्रयागराज में, उसके बाद से लगातार CBI इस मामले पर अपनी जांच की है और कई साक्ष्य जुटाए हैं, जिसको लेकर इसके अगेंस्ट में आनंद गिरी हाईकोर्ट गए थे। और हाईकोर्ट जाने के बाद उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी वहां पेश की थी। CBI ने अपने सारे साक्ष्य जुटा लिए और आज दोपहर हाईकोर्ट पर इसमें CBI बहस करेगी और जितने भी साक्ष्य उसको हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। हालांकि CBI लगातार नजर बनाए हुई रखी हुई अभी भी जो साक्ष्य है, जो मठ बागम्बरी
गद्दी में जो उनको साक्ष्य मिले थे उन साक्ष्यों को हाईकोर्ट में पेश करेगी। इस पेश करने के बाद इसी के दौरान जो आनंद गिरी ने बीच में ही अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी और उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया था और कहा था कि हम पूरी तरीके से निर्दोष है, हमको फंसाया जा रहा है, लेकिन सीबीआई ने उनको दोषी करार दिया है, जिसके चलते हाईकोर्ट में आज बहस होनी है और दोपहर बाद ये बहस होगी। जी बिल्कुल ठीक है, लगातार आप इस पर भी नजर रखिएगा विवेक, और बने रहिए आप हमारे साथ। लौटती हूँ आपके साथ। प्रयागराज से अगली खबर, जहां माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है ईडी, जहां 30 करोड़ की संपत्ति को अटैच करने की तैयारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई, करैली और धूमनगंज में कई अचल संपत्ति की जानकारी। तो वहीं राजस्व अभिलेखों के आधार पर ईडी संपत्ति को करेगी अटैच। तो देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ ये कार्रवाई हो रही है, जहां अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई की तैयारी है और अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां 30 करोड़ की संपत्ति को अटैच करने की तैयारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई, करैली और धूमनगंज में अचल संपत्ति की जानकारी, साथ ही साथ राजस्व अभिलेखों के आधार पर ईडी संपत्ति को अटैच करेगी। और चलिए हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विवेक, क्या जानकारी? देखिए अतीक अहमद पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसे में अब संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जी, जिस तरीके से बाहुबली सांसद रहे अतीक अहमद के खिलाफ प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक मुहिम चला रखी थी और मुहिम के तहत उनके चलते कई उनके जो जमीन जायदाद थी और जो उनके मकान थे उनको कुर्द किया गया। इसी कड़ी में जो ईडी है, ईडी ने भी 30 करोड़ की संपत्ति को अटैच करने की पूरी तैयारी कर ली है। जो भी साक्ष्य थे उनको जुटा लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमे के तहत आज कार्रवाई होने की बात समझ में आ रही है, सुनने में आ रही है। और करैली, प्रयागराज के करैली और धूमन में कई ऐसी अचल संपत्तियां मिली हैं जो ईडी को जानकारी मिली है, जिसको राजस्व अभिलेखों के आधार पर ईडी इस संपत्ति को अटैच करेगी। हालांकि लगातार प्रदेश की योगी सरकार भी अभी भी उन स्थानों को चिन्हित कर रही है जो अवैध धन बल और बाहुबल के आधार पर बनाई गई थी इन माफियाओं द्वारा, उन पर भी कार्रवाई प्रदेश सरकार भी कर रही है और अब ईडी भी इस मामले में आ गई है और जो भी संपत्तियां हैं उनको अटैच करने का कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी अब बड़ी कार्रवाई जारी है, तो अतीक अहमद की आने वाले समय में मुश्किलें जो हैं और ज्यादा बढ़ेंगी। चलिए बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां पार्क में झूला झूलते समय बड़ा हादसा हुआ, जहां करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गणेश उत्सव पर सिटी पार्क में मेला लगा हुआ था, तो वहीं पुलिस ने मेले को बंद कराया है। झूला संचालक हिरासत में है, तो वहीं बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला है। लापरवाही का शिकार हुआ है मासूम। तो देखिए झूले से हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मेले को बंद करा दिया है। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से मासूम इसका शिकार हो गया है। झूला झूलते समय ही बच्चे के साथ ये बड़ा हादसा हुआ, उसे अचानक करंट लग गया और इस वजह से बच्चे की मौत हो गई। एक इस पूरे मामले में घायल भी बताया जा रहा है। गणेश उत्सव पर सिटी पार्क में ये मेला लगा हुआ था, जिस दौरान बच्चा झूला झूल रहा था और उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई और एक बच्चा बताया जा रहा है घायल भी है। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है। गालीबाज श्रीकांत के परिवार से मिलेगा सपा का डेलीगेशन, अनु त्यागी से मिलेगा सपा का 9 सदस्यीय डेलीगेशन। ये बड़ी खबर, श्रीकांत के परिवार के उत्पीड़न का सपा ने आरोप लगाया है। श्रीकांत त्यागी का साथ देना सपा को पड़ गया भारी, जहां सपा महानगर के उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने इस्तीफा दिया है। शैलेंद्र कुमार ने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। शैलेंद्र कुमार ने पार्टी के डेलीगेशन को भेजना गलत बताया है और इसी आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अपराध करने वाले लोगों से अच्छा बर्ताव समझ से परे, शैलेंद्र ने कहा है। महिलाओं के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की बर्दाश्त नहीं, जिससे बीजेपी दामन छुड़ा ली उससे सपा कैसे चिपक सकती है। सभ्य समाज में महिला के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं, अचानक महिला विरोधी निर्णय क्यों? शैलेंद्र कुमार की तरफ से ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए और साथ ही साथ उन्होंने ये तमाम पॉइंट्स के आधार पर इस्तीफा भी दे दिया है। श्रीकांत त्यागी की आखिर इतनी हितैषी क्यों बन रही है?
समाजवादी पार्टी, ये बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए हैं अपनी ही पार्टी पर और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि 9 डेलीगेशन की जो टीम है समाजवादी पार्टी की वो श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलेगी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है श्रीकांत त्यागी के परिवार को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।